हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज हम फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर जो भी लीगल जॉब का नोटिफिकेशन आता है उसको लेकर आपके सामने आते हैं, ताकि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी किसी ना किसी लीगल डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स हो जाएं। देखिए, हमारा नोटिफिकेशन स्टेट बेस की भी वैकेंसीज का होता है, सेंटर की का भी होता है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब भी मिलेंगी और परमानेंट भी मिलेंगी। और आज का देखिए हमारा जो वीडियो है वो है आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है देखिए वैसे तो यहाँ पर, बट यहाँ पर देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लॉ वालों के लिए है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो लीगल फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी वाले बच्चों के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, और मैं आपको बता दूं 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं है। और आगे की जो बात है वो बताने से पहले भाई आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दिला दूं, याद दिला दूं कि यदि भी अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो नोटिफिकेशन होते हैं, रेयर कोई नोटिफिकेशन है जिसमें अकेले लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बहुत से नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं ज़्यादा संख्या में जिनमें लॉ के अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आप लोग अपने साथ साथ अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से अगर रिगार्डिंग होगा, तो उनको भी यहाँ पर इस वैकेंसी इन नोटिफिकेशन को मिलने के बाद वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखिए ये आपका विवरण है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है अलग अलग कैटेगरीज का। ठीक है, आपके उप प्रबंधक मानव संसाधन, इस तरीके से ये आपकी उप प्रबंधक वित्त लेखा, उप प्रबंधक कनिष्ठ हिंदी, ट्रांसलेटर, इस तरीके से ये आपके यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। ओके, अलग अलग देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी बटी हुई हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है भाई वो है यहाँ पर, क्या लॉ वालों के लिए कोई वैकेंसी, तो बिल्कुल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उप प्रबंधक विधि के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है जो कि निकली हुई हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं भाई लीगल वैकेंसीज भी अगर यहाँ पर हैं तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर, एक्सपीरियंस पर। तो आइए भाई लॉ वालों के लिए कहाँ पर दिया हुआ है, मिल गया। ठीक है, ये आपका जो है क्राइटेरिया लीगल लॉ वालों के लिए है, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपने किसी ऐसे कॉलेज से लॉ किया हो, चाहे पूर्णकालिक, लेकिन फुल टाइम एलएलबी होनी चाहिए भी। जैसा आप जानते हैं कि फुल टाइम एलएलबी आपकी रिक्वायरमेंट में चलती है, लेकिन उन्होंने स्पेशली मांगा है फुल टाइम एलएलबी ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। लेकिन यहाँ पर देखिए 60% होना आपका ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बात यहाँ पर देखिए छोटी सी याद दिला दूँ कि वैसे तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप लोग अब जानते हैं कि बहुत सी वैकेंसीज ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर वैकेंसीज को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनाते जा रहे हैं, और लगभग 55-60 के नीचे तो अगर परसेंटेज है तो वो देखिए अब मायने नहीं रखती काफ़ी जगह, क्योंकि आप लोग ने एमपी में देखा ही था कितना बवाल वहाँ पर मचा, जहाँ पर 60% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ था वैकेंसीज के लिए 70 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब यही बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 60% जिनके हैं वही यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें अनुभव की, तो कैंडिडेट्स को संबंधित राज्य बार काउंसिल या फिर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या किसी भी अदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं भाई, 3 साल का एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर मांगा जा रहा है। कितना, 3 साल का। कि कैंडिडेट को बार में या किसी भी संबंधित प्रतिष्ठित संगठन में कंपनी, सिविल, श्रम कानूनों की पर्याप्त जानकारी रखने वाले अधिकारी के रूप में लगभग 3 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ साथ ये कहने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने पर भी चयन समिति द्वारा भर्ती स्तर पर विचार किया जा सकता है। यानी कि उसके एक्सपीरियंस को लेकर के जो उसका सैलरी में जो वृद्धि होती है उस पर भी जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो विचार कर सकती है। तो ये लीगल वालों के लिए हो गया। अब आगे देखते हैं कि अगर कुछ भी और चीज़ें यहाँ पर जो हैं बची हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। 27 दिसंबर तक केवल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर देखिए सैलरी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर लॉ वालों के लिए सैलरी आपके लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी। और यहाँ पर
और अगर देखा जाए सारी सैलरी मिलाने के बाद जो आपको मिलेगी अनुमानित वेतन प्लस डीए वगैरह, तो होगी 86,955, यानी कि 86,955 जो है आपको वेतन मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए अलाउंसेस हैं, आपके भत्ते हैं, अदर भी आपको सुविधाएं मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना, प्रोत्साहन है, ऋण अग्रिम है, ये सारी सुविधाएं देखिए आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आगे अगर हम यहाँ पर एज के क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो आप 18 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लीगल वाले भी इसी में देखिए आपके इंक्लूड हैं, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल मैक्स, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया आपका 30 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये भी आप कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्या, और अगर यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो इन सब का अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं तो यहाँ पर लॉ भी इंक्लूड है, इनके लिए भी यहीं पर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। हो गया क्या, देखिए यहाँ पर 2 स्टेप्स में आपका एग्जाम होगा। पहला होगा ऑनलाइन परीक्षा, दूसरा होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि पहले होगी आपकी पेपर ऑनलाइन होगा जो, फिर होगा आपका इंटरव्यू। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा देखिए बी में क्या कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन परीक्षा हमारी होगी स्टेप फर्स्ट, उसमें कैसे होगा, उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम लिमिट मिलने वाली है वो 120 मिनट का ही समय मिलेगा। 120 ही प्रश्न है, लेकिन इसके 2 भाग रहने वाले हैं। पहले जो पेपर है उसके 2 भाग रहेंगे, 120 प्रश्न आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे। भाग 1 में क्या आएगा, देखिए भाग 1 में ये कह रहे हैं कि प्रबंधकीय क्षमता से क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग हो गया, लोक सेवा में नैतिकता हो गया, आर्ट या अधिनियम होगा, अंग्रेजी भाषा, डाटा इंटरप्रिटेशन, या और भी आपकी जो जनरल नॉलेज है उसके प्रश्न आपके यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद देखिए जो पार्ट 2 आएगा वो आपका व्यावसायिक कार्य क्षेत्र से संबंधित, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये अलग अलग फील्ड के लिए दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो पेपर होगा, यानी कि स्टेप फर्स्ट में ऑनलाइन जो ये पेपर होगा, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें जो आप पहला पेपर भाग 1 देखेंगे जिसमें आपके लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सबके लिए जनरल रहेंगे। लेकिन जो ये 70 प्रश्न आपके आएंगे ये आप जिस भी प्रोफेशन से संबंधित हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे अगर आप लॉ से संबंधित हैं तो ये 70 क्वेश्चन आपके उसी प्रोफेशनल कार्यक्षेत्र से आने वाले हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आप अनरिजर्व में तो आपके लिए 40% जो है क्वालिफिकेशन मार्क चाहिए, और उसके बाद आपके जो हैं कितने चाहिए, 30% चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राप्त आवेदकों की संख्या के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षा और उसका स्थान का निर्धारण किया जाएगा, और उसकी सूचना कैंडिडेट्स को उनकी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई हर चीज़ देखिए जो डिसाइड होती है मोस्टली वो कितने आवेदन उनके पास आए हैं उस चीज़ को लेकर के, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे स्थान के बारे में, परीक्षा और स्थान के बारे में। बाकी कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा जो है वो आपके 6 महानगरों में होगी, यानी कि नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनमें आयोजित की जाएगी। लेकिन ये कहना चाहते हैं बशर्ते कि प्रत्येक केंद्र में पात्र अभ्यर्थियों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि कैंडिडेट्स द्वारा चयनित केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या अगर कम है या बहुत ज़्यादा हो गई है तो उन्हें जो है और जगह भी वो आवंटित कर सकते हैं। इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस पर डिपेंड है, कैंडिडेट्स की जो फॉर्म फिल करेंगे आवेदनों पर निर्भर करती है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो आपकी वेबसाइट पर डाउनलोड जो है भेज दिया जाएगा। और उसके बाद इनके कहने का मतलब है कि ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए चुना गया, यानी कि इन्होंने जो 40% 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 40% 30% आगे तो आपको इंटरव्यू में भेजा जा सकता है। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो बच्चे के जो ऊपरी कैंडिडेट्स हैं उनके जो अंक होंगे उनके आधार पर वहाँ पर लगेगी। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स आपका होगा वो होगा आपका इंटरव्यू का। जैसे ही व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू कब होगा इसकी डेट भी और प्लेस भी जो है कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में जो भी कैंडिडेट्स पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, उनकी ईमेल या एसएमएस द्वारा उनको उनके भेज दी जाएगी। बाकी क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि आखिर इंटरव्यू में कितने बच्चे हैं जो कि यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, तो ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो जितनी आपकी सीट्स हैं उनके 5 गुना से ज़्यादा आप इंटरव्यू के लिए बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और आगे कह रही कि अगर बेंचमार्क निःशक्त PWBD कैंडिडेट्स की निःशक्तता की कैटेगरी अगर अनुपात में 1:5 है तो उन्हें अलग से जो है छांटा जाएगा।
बाकी इंटरव्यू के लिए जो है 100 नंबर यहाँ पर आपके हैं। और बाकी क्वालिफिकेशन कितनी कह रहे, साक्षात्कार में कितना, यानी कि इंटरव्यू में कितना जो है एलिजिबल मार्क्स चाहिए। अगर आप अनरिजर्व से है तो 60%, और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 50% यहाँ पर होना चाहिए। और जो आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है उसमें दोनों का ही 50-50% जो है रेशियो आपका लगेगा, ठीक है। और ये कह रहे साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पैनल ने ले लिया, यानी कि अगर आपने 50-50 वाला रेशियो अगर हो गया तो इसका मतलब यानी कि पैनल आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा देखिए आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर हमने आपको बता दिया, सैलरी बता दी, और बाकी सारी चीज़ें कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो शायद जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था देखिए इस नोटिफिकेशन के अंदर वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए ज़्यादा समय आपके लिए नहीं है, ये आपका किस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो पूरा प्रोसीजर है। तो 27 नवंबर देखिए इसमें लास्ट डेट है, ज़्यादा वक्त आप लोग के पास बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग इस जो है, और याद रखिए इसमें आपकी नॉर्मली आपके पोस्ट में बैकलॉग भी पोस्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो फटाफट 27 नवंबर तक या उससे पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे नेक्स्ट लीगल नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।